नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अतुल पाल सिंह। आज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र अध्ययन करेंगे, जिसमें वैदिक कालीन शिक्षा की हम चर्चा कर रहे थे ये विस्तार से, क्योंकि ये काफी इसका दीर्घ विषय वस्तु है, इसलिए इसको कई क्लास में इसका अध्ययन किया जा रहा है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा विद्या आरंभ संस्कार क्या है, चूड़ाकर्म संस्कार क्या है, उपनयन संस्कार क्या है। उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाते हुए आगे की विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा में मुख्यतः जो अध्ययन काल होता था वो 12 वर्ष का होता था। बालक गुरु के घर अर्थात आश्रम या गुरुकुल में जाकर रह के शिक्षा का अध्ययन करता था और उनके समस्त कार्यों को, जैसे उस समय गुरुकुल में गाय होती थी, उनको चारा देना, जंगल से लकड़ी लाना, भिक्षा आदि, फूल पत्ती पेड़ पौधे होते थे उनकी सेवा करना, उनको पानी देना आदि, ये दैनिक काम छात्र गुरु के आश्रम में रहते हुए उनको करना पड़ता था शिक्षा समझ अवधि के पश्चात। इस प्रकार 24 घंटा उनका समय निश्चित था, टाइम टेबल निश्चित था कि शिक्षा प्रातः काल होगी, सायंकाल होगी, बाकी समय भोजन का होगा, कुछ आराम का होगा, कुछ गृह कार्य का होगा, कुछ बाहर का कार्य का होगा। इस प्रकार मिला जुला करके सारे जो क्रिया करवाई जाती है उसका यही उद्देश्य होता था, जो बच्चा है वो हर प्रकार की क्रियाओं को स्वयं करे, स्वयं अनुभव प्राप्त करे, क्योंकि उसको शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कुशलता का भी ज्ञान होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, शारीरिक विकास भी होना चाहिए, बौद्धिक ज्ञान का विकास होना चाहिए, भिक्षा आदि का भी उसको जानकारी अनुभव होना चाहिए। इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई थी कि गुरुओं द्वारा कि उनको हर प्रकार से शिक्षित किया जाए, जिससे वो आने वाले जीवन में जो विभिन्न प्रकार की परेशानी होती थी सामाजिक कुशलता द्वारा उनको वो दूर कर सके। अब आगे से चर्चा करते हैं। जो इनका सत्र शिक्षा आरंभ होता था वो प्रातः काल या सायंकाल होता था। दिन का काम इनका खाने का या आराम का आदि का समय होता था। विद्या आरंभ मुख्यतः श्रवण मास की पूर्णिमा में उपाकर्म समारोह से प्रारंभ होता था। इनका जो विद्या आरंभ होता था श्रवण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म एक संस्कार होता है, उस समय से प्रारंभ होता था और मास की पूर्णिमा में उत्सर्जन समारोह से समाप्त होता था। फिर उसके बाद इनका एक शिक्षा का क्रम प्रारंभ होता था। शिक्षण कार्य इनका प्रातः काल जैसे चर्चा कर चुके होता था और सायंकाल होता था, बाकी समय इनका अन्य दैनिक क्रियाओं में व्यतीत होता था। जो इनका शिक्षा केंद्र था, इनको जो शिक्षा दी जाती तो कहाँ दी जाती थी, उस समय क्लास तो होता नहीं था, औपचारिक शिक्षा तो थी नहीं, तो इनको जो शिक्षा दी जाती थी वो प्राकृतिक वातावरण में दी जाती थी, अर्थात प्रकृतवाद से मिलते हुए, प्रकृतवाद के निकट आते हुए इनको प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा दी जाती थी। और प्राकृतिक परिवेश हम सब जानते हैं कि कितना मनोरम होता है, कितना रोचक होता है। तो जो इनकी शिक्षा होती थी प्राकृतिक वातावरण में, खुले मैदान में होती थी और मुख्यतः जो गुरुजी इनके होते थे आश्रम में किसी ऊंचे स्थान पर या पेड़ के किनारे, जो किनारे बना होता है, चबूतरे आदि पर बैठ करके शिक्षा देते थे और सामने जो शिष्य होते थे जमीन पर या कुछ बिछा के बैठ करके अध्ययन करते थे। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता था, सभी वर्ग के लोग जो होते थे वो एक जैसा ही व्यवहार करते थे, एक जैसे ही उनके साथ व्यवहार किया जाता था, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। उस समय जो शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत था। उस समय शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, क्योंकि संस्कृत ही प्रचलित भाषा थी, प्राचीन भाषा संस्कृत मानी जाती है, विभिन्न भाषाओं की जननी मानी जाती है। तो उस समय जो शिक्षा का माध्यम था संस्कृत था। और जो पाठ्यक्रम था कि किन पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा होती थी, उसमें मुख्य रूप से कुछ पाठ्यक्रम है जिनको हम बताना चाहेंगे। वैदिक शिक्षा आध्यात्मिक और व्यवहारिक थी। वैदिक शिक्षा आध्यात्मिक और व्यवहारिक थी, इसलिए इनका पाठ्यक्रम भी व्यापक था। जब व्यवहारिक होगी तो पाठ्यक्रम व्यापक होगा। आज जैसे नहीं कि सिलेबस निश्चित है कि आपको इस सेमेस्टर में इस क्लास में इतना सिलेबस पढ़ना है, उसके आगे नहीं पढ़ना, उसके बाद अगले क्लास में चर्चा होगी। तो इनका सिलेबस लंबा चौड़ा होता था, व्यापक होता था, जिसमें बालकों को मुख्य रूप से वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में, पुराण के बारे में, नीति शास्त्र के बारे में, इतिहास के बारे में, गणित के बारे में, भाषा के बारे में, विज्ञान के बारे में, कला के बारे में, शिल्प
के बारे में, कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, सैन्य विज्ञान के बारे में आदि के बारे में उनको विस्तार से बताया जाता है। पुनः सुन ले कि प्राचीन कालीन या वैदिककालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होता था। प्रश्न आ सकता है कि वैदिककालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में से 2 पाठ्यक्रम का नाम लिखिए। तो आप पुनः सुन लें कि जो वैदिककालीन शिक्षा होती थी उनके क्या क्या पाठ्यक्रम थे। उनका पाठ्यक्रम व्यवहारिक होता था, इसलिए पाठ्यक्रम विस्तृत था। उसमें मुख्य रूप से पाठ्यक्रम में शामिल था वेद, उपनिषद, पुराण, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान आदि ये विषय थे। इसमें देखें विभिन्न विषयों का विभिन्न जीवन के क्षेत्र में महत्व है। जैसे कृषि, तो जब बालक कृषि के बारे में जानेगा तो आवश्यकता पड़ने पर भारत एक कृषि प्रधान देश भी रहा है और है भी, तो कृषि संबंधी सारी बातों को जान के आवश्यकता पड़ने पर वो अन्न को पैदा करने के गुण भी जानेगा। पशुपालन, पशु उस समय मुख्य संसार स्रोत थे आय के, तो पशु द्वारा वो दूध आदि का व्यवसाय करके ही अपना जीवन यापन बहुत से लोग करते थे। अर्थशास्त्र का ज्ञान जान ही रहा कि राज्य व्यवस्था के लिए या अपने घर के संचालन के लिए अर्थव्यवस्था की नितांत आवश्यकता। कला से उसका जो आंतरिक गुण है वो निखारा है। इस प्रकार सारे विषयों का समावेश करके उनको विस्तार के बारे में व्यवहारिक रूप से जानकारी या ज्ञान दिया जाता था। शिक्षण विधि क्या होती थी? उस समय कोई कॉपी किताब थी नहीं। उस समय जो शिक्षण विधि होती थी वो मुख्यतः मौखिक थी। मौखिक, रिटेन नहीं थी, लिखित नहीं थी, मौखिक थी, जिसमें आचार्य, उस समय अध्यापक या गुरु को आचार्य के नाम से भी हम जानते हैं। ये आचार्य, गुरु जी, गुरु को आचार्य, अध्यापक या गुरु के नाम से जानते थे, जिसमें मुख्य रूप से जो शिक्षक प्रणाली थी वो कंठस्थ यानी याद करने, जो बताया जाता था उसको छात्र याद करते थे। जैसे आजकल के छोटे बच्चे होते हैं उनको कविता दिया जाता है, पोयम याद कर लो, 8 लाइन 10 लाइन की याद कर लेते थे। उसी प्रकार पहले के लोग जो छात्र हुआ करते थे उन बातों को दिमाग बैठा के याद कर लेते थे। पहले जो शिक्षण की प्रमुख 3 विधियां थी, श्रवण, सुनना, जो गुरुजी बताते थे उनको ध्यान पूर्वक सामने बैठे सभी छात्र सुनते थे। सुनना, मनन करना यानी चिंतन करना, उसके बारे में सोचना, फिर उसको व्यवहार में अमल करना। शिक्षण की प्रमुख 3 विधियां थी। प्रश्न बनता है कि वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा में शिक्षण की कितनी विधियां थी? तो 3 विधियां थी, सुनना, चिंतन करना और व्यवहार में अमल करना। सुनना, चिंतन करना और व्यवहार में अमल करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षण विधि और जो शिक्षा आज से बहुत कुछ भिन्न थी, लेकिन उस समय भी जो शिक्षण व्यवस्था थी उस हिसाब से, उस दृष्टि से वो बेहतर थी, अच्छी थी। तो मुख्य रूप से और इसके अलावा शिक्षण विधि में क्या क्या था उसकी चर्चा करते हैं। व्याख्यान देना, प्रश्नोत्तर विधि, जैसे जो आप जाने हैं जो विषय वस्तु उसके बारे में डिस्कस करना, प्रश्नोत्तर करना। इससे ये होता था कि बहुत सी बातें जो याद नहीं हो पाती थी प्रश्नोत्तरी विधि के माध्यम से दिमाग में अच्छे बैठ जाती थी। उसके बाद वाद विवाद होना, 2 ग्रुप बना लेना और डिस्कस करना, जिसमें वाद विवाद पक्ष विपक्ष की चर्चा होती थी और इसमें भी ज्ञान अर्जन होता था। मौखिक रूप से जानने समझने की विशेष सुविधा और विशेष वातावरण मिलता था। उसके बाद अलावा 2 बड़े बड़े विद्वानों का जो वार्तालाप होता है, जो 2 विद्वान आस पास बैठ करके अपने अपने गुणों का व्याख्यान करते, उससे भी नई नई बातें उनको सीखने को मिलता था। इसके अलावा आगमन विधि, निगमन विधि, उदाहरण विधि, समय समय पर उदाहरण देके भी समझाया जाता था, जिससे हमारे जीवन के आसपास जो उदाहरण है उसके आधार पर भी हमको शिक्षा की जानकारी मिलती रहे और हम आगे अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे। इस प्रकार इस पद्धति में मॉनिटर विधि का भी चर्चा मिलता। मॉनिटर विधि आजकल तो हम लोग जानते हैं, मॉनिटर क्लास में मॉनिटर होते हैं 1 या 2। उस समय मॉनिटर विधि थी। क्यों ये विधि का आविष्कार हुआ या क्यों ये विधि लागू की गई, इसकी चर्चा करते हैं। कि उस समय जब छात्र, कभी कभी गुरुओं के पास छात्र संख्या अधिक हो जाती थी, तो गुरु 1 छात्र अधिक,
तो व्यवस्था में, अध्यापन में सुव्यवस्थित रूप से शिक्षण कार्य नहीं हो पाता था। इसलिए उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में गुरुजी कुछ छात्रों को, जो जूनियर छात्र थे, शुरुआती प्रवेश लिए थे, कुछ छात्रों को अलग बैठाते थे और मॉनिटर प्रणाली के अंतर्गत ऐसे सीनियर छात्र जो गुरु से 1 साल 2 साल या कुछ साल शिक्षा ले चुके हैं, उन विद्यार्थियों को, यानी जो उच्च कक्षा के विद्यार्थी कह सकते हैं, सीनियर विद्यार्थी को, इन छोटे विद्यार्थियों के अध्यापन संबंधी उनसे सेवा लिया करते थे कि आपको हमने साल भर जो पढ़ाया या 2 साल पढ़ाया, शुरुआती में क्या आपको समझाया बताया, वही बातें जो न्यू बच्चे आए हैं, नए छात्र आए हैं, छात्र संख्या अधिक होने से मॉनिटर प्रणाली का विकास हुआ, जिस कारण कि एक साथ शिक्षा उनको और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को दी जा सके। तो मॉनिटर प्रणाली का इस प्रकार वैदिक काल में उद्भव हुआ, उत्पन्न हुई। और शिक्षक छात्र का संबंध पिता पुत्र के समान होता था। जो शिक्षक होता था छात्र को अपने पुत्र के समान ही मानता था, सुख दुख का ख्याल रखा जाता था। और गुरु जो छात्र का मानस पिता माना जाता, अर्थात जो गुरु होता था, गुरु देव तुल्य भी माना जाता था, मानस पिता भी माना जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में जो आज की शिक्षा प्रणाली से बहुत कुछ भिन्न हमको देखने को मिलता है। और उस समय अनुशासन भी था कि यदि कोई छात्र किसी प्रकार अनुशासित व्यवहार करता था तो उसको शारीरिक सजा नहीं दिया जाता था, बल्कि जो शारीरिक सजा के स्थान पर उसको अन्य प्रकार के सजा दिया जाता था। जैसे उसको उपवास का आदेश देना, जो भोजन था कि एक टाइम आपको भोजन नहीं दिया जाएगा सजा के तौर पर। और दूसरा होता था उसको मौखिक रूप से थोड़ा सा एहसास दिलाना कि आपने गलत शब्द किया है, कड़े शब्दों में। और इसके अलावा उसको अपनी उपस्थिति दूर रखना, यानी कहा जाता था आज आप क्लास में उपस्थित नहीं होंगे, जहाँ कक्षा चलेगी गुरुकुल व्यवस्था के अंतर्गत आप वहां से दूर, चाहे पेड़ में पानी देंगे या पशु को चारा देंगे या जंगल से लकड़ी काटेंगे आदि सजा दी जाती। इस प्रकार उस समय भी सजा की व्यवस्था थी, लेकिन सजा का जो रूप था, प्रारूप था, वो दूसरे स्वरूप में था। इस प्रकार आज हम लोगों ने वैदिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जाना कि मॉनिटर प्रणाली क्या है, और गुरुकुल शिक्षा की जो व्यवस्था थी, शिक्षण विधि के बारे में जाना, शिक्षण केंद्र के बारे में जाना और पाठ्यक्रम के बारे में जाना। जो उसके आगे की चर्चा है उसको हम अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा पुनः बता दें कि ये विस्तृत है, इसलिए इसको कई भागों में करके आपको अध्ययन कराया जा रहा है। बीच बीच में जो भी आवश्यक विषय वस्तु हो, कठिन विषय वस्तु हो, इम्पोर्टेंट विषय वस्तु हो, तो आप उसको नोट भी करते रहिए, जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। और शेष हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। नमस्कार।